नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे मयंक अग्निहोत्री से। मयंक अग्निहोत्री जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, कविताएं भी कई विधाओं में लिखते हैं। साहित्य में भी इनकी गहरी रुचि है। तो नमस्कार मयंक जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप साहित्य के क्षेत्र में कब आए और क्यों आए? जी सर, सबसे पहले विशाल खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साहित्य के क्षेत्र में सर एक बाल मन की, मैं अपने बचपन की बात करूंगा कि बचपन में मेरी जो दादी माँ थी जी, वो मुझे कहानियाँ सुना के ही सुलाती थी। मैं बिना कहानी सुने या उनसे किस्सा गोई सुने सोता नहीं था जी। तो सर वो एक आदत बनती गई और उसकी वजह से मैं अपने स्कूल में अच्छा वक्ता बन गया, बोलना अच्छा, उनकी कहानियाँ सुनाने लगा, मैं किस्सा कोई खुद करने लगा जी। तो धीरे धीरे मेरा एक रुचि थी वह जागृत होती गई। और जब यह रुचि जागृत होती गई तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया कि कहानियों को पढ़ें, अमर चित्रकथा, कुछ कॉमिक्सें वगैरह होती थी। तो फिर सर कक्षा 5 में मुझे एक गोदान मेरे घर में मिल गई, गोदान की पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की, और एक मेरे अंदर एक सुरूर जगा कि इसको मैं पढ़ लेता हूँ। घर वालों ने कहा कि ये उपन्यास पढ़ने के लिए अभी आपकी वो उम्र नहीं है, आप उससे मत पढ़िए। लेकिन चोरी छिपे मैंने उसे रात के नाइट बल्ब की रोशनी में किसी तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो मेरे अंदर वो साइकी प्रेमचंद का जो जादू है वह मेरे दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ गया। और उसके बाद मैंने लिखना शुरू कर दिया क्योंकि एक बाल मन में एक विचारों का प्रस्फुटन शुरू हुआ और वह एक दर्शन के रूप में कह लें। चूँकि मैंने दर्शन पे लिखना शुरू किया, पेड़ पे कविता लिखना और दर्शन पे कविता लिखना, जीवन पे कविता लिखना, तो वह एक एक अचानक से वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। लगभग मैंने 50 कविताएं लिख ली थी और चूँकि मेरे घर वालों को पसंद नहीं था कविताएं लिखना, मेरे पिताजी टीचर थे, स्वर्गीय रविकांत अग्निहोत्री जी, वो टीचर थे और वो खुद व्यंग्य लिखते थे, लेकिन उन्हें ये मेरा कविता लिखना पसंद नहीं था। और इत्तेफाकन कहें कि मेरी 50 कविताओं की जो डायरी थी वो दिवाली की सफाई के वक्त कबाड़ी को बेच दी गई, जिसका मेरे बाल मन पे बहुत गहरी चोट लगी और फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। तत्पश्चात कॉलेज में मैंने आदरणीय चिंतामणि मिश्र जी गुरु जी और अनिल यान सर को बुलाया। एक हमारे यहाँ विचार गोष्ठी रखी गई, तो इसमें उनका आना हुआ और उन्होंने मेरे अंदर उस प्रतिभा को देखा, लेखन की प्रतिभा को देखा और उन्होंने कहा कि लिखना शुरू करिए, गोष्ठियों में जाइए। तो मैं डायरी और पेन लेके शहर में कहीं भी गोष्ठी होती थी वहाँ मैंने जाना शुरू किया, विचारों को सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया। पढ़ता तो मैं पहले से ही था, ये मेरे अंदर मेरी दादी के ही दिए संस्कार थे। तो पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते और लिखना शुरू किया। फिर मैं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगा। फिर धीरे धीरे मैं आकाशवाणी में मेरी कहानी की रिकॉर्डिंग हुई और वो फिर उसके बाद सिलसिला चलता गया। लेकिन इसका सर ये रहा कि पढ़ने से सर ये सब शुरू हुआ। मैंने अब जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल सर, और ये थमेगा भी नहीं, अगर भगवान की मर्जी रहेगी तो मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि सर साहित्य मेरे लिए एक जीवन का एक रूप है। अगर मैं लिखूंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं या मैं कुछ विचार प्रस्तुत नहीं करूंगा तो शायद मेरे लिए जीवन आसान नहीं है। तो मेरे लिए यह तो बहुत ही आवश्यक है मेरे शरीर। तो मयंक जी, अभी आप साहित्य की किन किन विधाओं पे काम कर रहे हैं? सर दरअसल अभी मैं साहित्य की कई सारी विधाओं पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने सुना आपने बातों बातों में बताया कि आप कविता भी लिखते हैं। कविता में भी पता चला कि पेड़ पे भी लिखा, जीवन पे भी लिखा। फिर अभी आपने बताया कि हमने कहानी आकाशवाणी में रिकॉर्डिंग करा दी। तो इसका मतलब कि साहित्य में हर व्यक्ति में कई बार ऐसा होता है कि वो किसी एक विधा पे काम करता है। पर अगर कोई कवि है तो वो प्रेम पे लिख रहा है, सौंदर्य पे लिख रहा है, व्यंग्य लिख रहा है, ओज लिख रहा है। लेकिन आपकी बातों से लगा कि आप साहित्य की कई विधाओं पे काम कर रहे हैं।
सबसे पहले सर मैंने एक कविता लिखी थी काशी के घाट पे। तो काशी के घाट पे जब चिताएं जलती हैं जी, तो उसका पूरा एक दर्शन था कि जीवन से मरण के बीच का जो एक संयोजन होता है जी। वह मैंने एक काव्य गोष्ठी में पढ़ी। तो आदरणीय गुरु जी चिंतामणि मिश्र जी ने कहा कि तुम अपने जो तुम्हारा जो अभी जितने साल के तुम हो, जो तुम्हारी उम्र है, तुम काफ़ी बड़ी चीज़ लिख रहे हो। और कभी कभी बहुत परिपक्व उम्र के लोग या वयस्क लोग भी ऐसी कविता नहीं लिख पाते, लेकिन तुम अपने जीवन पे क्या तुम्हारे जीवन के जो तुम्हारी उम्र के लड़के हैं, जो तुम्हारे हम उम्र हैं, वे कैसा सोचते हैं, वे कैसा साहित्य लिखते हैं, इस पर भी तो कलम चलाओ जी। तो सर वो मेरे अंदर एक विचार कौंधा। और चूंकि मैं लिखता, मुझे कहानियों का बड़ा शौक था। मैं सर कविता तो सर मेरा एक हिस्सा हो गया जीवन का, लेकिन कहानियाँ मेरे पास बहुत एक कंटेंट होता था कि चूँकि मैं क्रिएटिव तो बचपन से ही था, ये भगवान की कृपा रही है मेरे ऊपर, लेकिन कहानियाँ मेरे अंदर बड़ी आती थी। मैं उनकी जो कोडिंग डिकोडिंग और उनका जो पूरा सिस्टमेटिक वे होता था, बिगिनिंग मिडिल एंड, वो मुझे क्या करें, मुझे वो अपने आप आता था, मेरे दिमाग में वो सेटअप था। तो कहानियों की तरफ फिर मैं गया। कहानियों के बाद चूँकि मैं पढ़ता बहुत था, मैंने धर्म को लेके, विचारधाराओं को लेके, इज्म को लेके, बहुत सारे डाडाइज्म हो गया, सिनिज्म हो गया, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ता था। तो मेरे अंदर वो वैचारिकी होती थी और मैं उसके बारे में लिखता भी था। मुझे ये नहीं पता कि वो उसको आलेख कहते हैं और वो कहीं प्रकाशित भी किया जा सकता है। तो सर ने कहा, अनिल यान सर ने कहा कि इसे आप पेपर वगैरह में भेजिए। तो वैचारिकी में, स्टार समाचार में और पत्रिका वगैरह में काफ़ी प्रकाशित हुआ है। कुछ देश की मतलब प्रमुख जो कहानी संग्रह है, लघु कथा भी सर मैंने लिखी। लघु कथा एक बिहार के बहुत बड़े राइटर, उन्होंने एक संकलन निकाला, उसमें मेरी एक कहानी सूरदास का चयन किया गया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। साहित्य अकेडमी की वर्कशॉप में जाना, साहित्य अकेडमी की वर्कशॉप में जाने से बड़ा लाभ मिला। और साहित्य अकेडमी की वर्कशॉप में जाते हुए फिर मैंने साहित्य अकेडमी के कार्यक्रमों में शिरकत करना शुरू किया। तो सर उसके बाद से ये सब शुरू हुआ। और सर अन्य विधाओं पे की बात करें तो सर मुझे नाटक जो है और सिनेमा जो है मेरा बहुत ही पसंदीदा है, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। मैं कुछ ये नहीं बोलना चाहता कि मैं सिद्धस्थ हूँ या मैं बड़ा ही परिपक्व हो चुका हूँ। सर मैं सीख रहा हूँ। मैं सर बंध के रहना नहीं चाहता था किसी भी एक विधा पे, कि गज़ल या दोहा या कविता, जैसा आपने कहा कि एक आदमी एक विधा पे पारंगत हो सकता है। मेरे विचार से सर हम लोग एक बार ही जन्म लेते हैं जी, और हम एक बार ही जब जन्म लेते हैं तो अगर हम एक ही विधा, चूँकि क्रिएटिव फील्ड कहलाता है, ये हमारी कोई नौकरी नहीं है जी। कि हम, चूँकि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ तो मेरा वो एक फील्ड जिससे मैं अपनी रोजी रोटी कमा लेता हूँ। लेकिन जो ये क्रिएटिव फील्ड में कोई, ये मेरी सोच है, जब क्रिएटिव फील्ड में कोई इंसान आता है तो उसे यह चाहिए कि वह जिस चीज़ों में उसकी रुचि हो या जो चीज़ समझता है, एटलीस्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी वो समझ तो हो। जब समझ हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी, तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। तो फिर इसके बाद सर नाटक का जो था, सिनेमा है, और सर इसके अलावा मैंने लिखना शुरू किया इन सभी विधाओं पे भी। नाट्य समीक्षाएँ भी लिखी। अभी मैंने 2 छोटी नाटिकाओं का भी निर्देशन किया, जिससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मेरे दोस्तों ने और मेरे जो हमारे एक मार्गदर्शक थे, तो उनके माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा। और सर यही है कि मैं इन विधाओं में शामिल रहा। पहले की तुलना में साहित्यिक गतिविधियों को आप कहाँ लेते हैं? सर पहले की तुलना में देखा जाए तो आधुनिक जो साहित्य को लेके काम हो रहा है वह बड़ा ही आत्मकेंद्रीकरण हो चुका है। साहित्य का आत्मकेंद्रीकरण क्यों हो चुका है, इसका एक कारण, पहले सर आज़ादी के पहले वीर रस की कविताएं, देशभक्ति की कविताएं, कल हमने मैथिली शरण गुप्त की जयंती मनाई, तो भारत भारती या और ऐसा कुछ जो अंग्रेजों के खिलाफ, तत्कालीन शासन के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ जो लिखा जाता था, वो देशभक्ति और उसमें ही जुड़ा हुआ था। आज का जो सर समाज है, आज हम आज़ाद हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। आज का जो युवा है, मैं सर युवाओं की बात ज़्यादा करूँगा क्योंकि खुद मैं उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। तो आज का युवा अपने जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये जो 2 मुख्य धाराएं हैं हमारे समाज की और हमारे संविधान की, इस पर वो ज़्यादा केंद्रित होकर रचनाएं करता है। क्योंकि
बेरोजगारी का आलम है जी। बहुत सारी सरकार जो हमारी है उससे उन्हें बहुत उम्मीदें होती हैं, वह उम्मीद नहीं पूरी होने के कारण वो जब कुछ लिखता है तो कहीं ना कहीं उसका एक छाप मिल जाती है उसके साहित्य में। यूँ कहें कि व्यवस्था विरोधी। व्यवस्था विरोधी तो सर होना ही चाहिए। अगर कोई व्यवस्था विरोधी, मुझे कोई भी व्यवस्था पसंद नहीं आ रही है, हाँ, अगर मेरे घर में जूते का जो स्टैंड है उधर पे जूते ना रखे जाएं, मेरे डाइनिंग टेबल पे जूते रखे जाएंगे, तो मैं उस व्यवस्था के खिलाफ रहूँगा जी। मैं उसके बारे में लिखना चाहूँगा, और जब मैं लिखूँगा तो उसे होता क्या है सर कि जब हम किसी व्यवस्था के विरोध में लिखते हैं तो कई बार हमें किसी एक धारा का कवि या लेखक बता दिया जाता है। हाँ, व्यवस्था विरोधी, या यह कह सकते हैं कि सरकार का आलोचक, या इस तरीके के कई तमगे हमको दे दिए जाते हैं। जी, जैसे कोई कम्युनिस्ट कह देता है तो कोई माओवादी कह देता है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। जो कि आप क्या करना चाहते हैं, हम अगर साहित्य का जो सृजन ही होता है अंतर्मन की जो जिज्ञासाएं होती हैं, दर्द की कोख से या पीड़ा की कोख से जन्म होता है। बिल्कुल सर। तो अगर जब ऐसा है तो हम उसे बांध नहीं सकते। हम विरोध में भी लिख सकते हैं। यशपाल ने लिखा, बहुत सारे लोग, प्रेमचंद ने खुद लिखा। प्रेमचंद ने गोरकी से प्रभावित होके, जो गोरकी का एक उपन्यास था माँ, मदर के रूप में जो था, तो प्रेमचंद 1910 के पहले तक आदर्शवादी कहानियाँ लिखते रहे, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, ईदगाह। लेकिन जब उनको एक प्रभाव मिला कि यार मैं बदला जा सकता है, साहित्य से बदलाव हो सकता है, गोरकी को पढ़ा, टॉलस्टॉय को पढ़ा, और लोगों को पढ़ा होगा, तब उनकी कहानियों में, उनके उपन्यास में जो एक परिवर्तन दिखता है वो बहुत चमत्कृत करता है। तो यह है सर कि आधुनिक जो साहित्य है वह युवा लिख रहा है, और सर काफ़ी अच्छी तरीके से लिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि वरिष्ठ वर्ग जो है वह उन्हें सपोर्ट करे, वह उन्हें समझाए, क्योंकि कई बार युवा जो होता है सर वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है जी। मतलब कई बार एक होता है ना कि मुझे गाइडेंस नहीं मिल रही। अगर आप मेरे मार्गदर्शक होंगे या कोई ऐसा वरिष्ठ आदमी मेरा मार्गदर्शक होगा तो वह मुझे समझा पाएगा कि बेटे इसका ये चीज़ हो सकता है, इसका ये चीज़ हो सकता है। तो एक गाइडेंस की आवश्यकता है। तो युवाओं को गाइडेंस की भी आवश्यकता है, साथ में उनके विचारों को अप्रिशिएट करने की भी आवश्यकता है। आधुनिक साहित्य और पाश्चात्य साहित्य में भी काफ़ी कुछ। जी सर, आधुनिक साहित्य के बारे में सर मैंने जैसे कहा कि वह आत्म केंद्रित हो चुका है जी। पाश्चात्य साहित्य सर बहुत मल्टी डायमेंशनल, मतलब एक बहुआयामी विचार है जी। पाश्चात्य साहित्य मेरा पसंदीदा इसलिए भी है क्योंकि वह मुझे विचारों के समंदर में हर जगह गोते लगाने देता है, चाहे वो समंदर उफान पर हो, चाहे वह समंदर शांत हो। तो जब मुझे ऐसा कुछ मिलता है जिसपे मैं अपने अंतर्मन की बातों को, या जो मेरी पीड़ा है, जो टीस है, जो ग्लानि है, जो मैंने ऐसे काम किए हैं जिससे मैं खुश नहीं हूँ, या मैं अपने परिवार से या अपने मित्रों से या अपने देश से जो भी मेरी शिकायतें हैं, तकलीफ़ें हैं, उसके बारे में मैं जान सकूं, तो पाश्चात्य साहित्य में हमें ये मिलता है। और आधुनिक जो भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य में बहुत कम ऐसा प्रयोग हुआ है। जैसे नाटक के बारे में सर मैं बात करूं तो मोहन राकेश के पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतना अच्छा प्रयोग किया होगा किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि पे नाटक लिखने का, जिसमें कई सारे आयाम हैं, कई सारे रस मिलते हैं। तो पाश्चात्य साहित्य में अगर आप दोस्तोवस्की को ले लें, मेरे पसंदीदा हैं दोस्तोवस्की, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राइटर हुए हैं जिनको पढ़ने से हमें वैचारिकी में प्रवेश करना, उससे सीखना और फिर सृजन करना, तो यह बड़ा मतलब सहूलियत देता है। इसलिए पाश्चात्य साहित्य को पढ़ना चाहिए, लेकिन भारतीय और आधुनिक साहित्य को भी पढ़ना चाहिए। साहित्यिक क्षेत्र में गिरोह जी भी चलते हैं जी। तो आप चूँकि साहित्यिक क्षेत्र में रहे, तो आपको कभी उस गिरोह की पीड़ा या उस गिरोह का शिकार होना पड़ा, या उस गिरोह के कारण आपको कहीं कोई तकलीफ या ऐसा कुछ महसूस हुआ क्या, या उस गिरोह के बारे में आपने क्या समझा, क्या जाना, क्या कहना चाहेंगे उस गिरोह के बारे में? इस पे तो सर मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ कि गिरोह जो सर शब्द है जी, तो वह शब्द ही अपने आप में बायस्ड है जी, एक तरफा है जी, कि आप गुटबाजी करते हैं और आपका एक विचार है जिसको आप थोपना चाहते हैं। विचारधाराओं पे रह के तो बड़ा ही हानि होती रही है जी।
मैं देश के बड़े साहित्यकारों को जानता हूँ जो युवा हैं, लेकिन वो पैसे के लिए या कहें कि फेम के लिए, नेम के लिए उन्होंने गिरोह का दामन थामा है जी। और उससे जो वो क्रिएटिव काम कर सकते थे जी। मैं नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं है जी। जो क्रिएटिव काम वो कर सकते थे, जो साहित्य का सृजन कर सकते थे, मैं हमेशा सर मानता हूँ कि एक साहित्यकार को वैज्ञानिक सोच रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप इन्वेंशन नहीं करेंगे जी। तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कहानियाँ सर वही हैं जो 100 साल से लिखी जा रही हैं, नाटक वही हैं जो 100 साल से लिखे जा रहे हैं, और रस भी आर्ट है, रस भी उतने ही होते हैं। तो आप जब तक उसमें सृजन नहीं करेंगे, कुछ नवाचार नहीं लेके आएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गिरोहबाजी में अगर मैं व्यक्तिगत बताऊं तो मैंने सर बहुत ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत सारे जो हमारे शहर के संगठन हैं और जो देश के संगठन हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। मैं फ्रीलांसर हूं, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी भी एक धारा में बंध के या उसके अंदर उनके किसी गिरोह का दामन थाम के कभी आगे नहीं बढ़ा। मैं सर भोपाल गया था, यंग थिंकर कॉन्क्लेव होता है जिसमें देश और विदेश के काफ़ी नए विचारक को शामिल किया जाता है। मेरे पास सर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे ऐसे अवसर थे कि मैं किसी गिरोह को कहाँ थामता और शायद मुझे उससे बड़ा लाभ मिलता। लेकिन चूंकि ये मेरी जो संस्कार हैं और जो मेरा साहित्यिक परिवेश रहा है या जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, उनके दायरे में या उनके विचारों में वो अच्छा नहीं था और मेरे लिए भी अच्छा नहीं था। तो गिरोह से सर मैं हटके, और गिरोह से मैं ये कहूँगा भी कि जो भी आप अगर साहित्यकार हैं या आप नाटककार हैं, कोई भी कला गिरोह में बंधने लायक चीज़ नहीं। हाँ, दायरे में किसी सीमाओं में उसको बांधना उचित नहीं है। बिल्कुल सर, आप कला को अगर दायरे में बांध देंगे तो आप सबसे ज़्यादा अन्याय कर रहे हैं कला के साथ। वो एक चलता जाएगा, कुछ नवाचार नहीं होगा। इसलिए नवाचार चाहिए तो गिरोह में मत बांधिए, साहित्य हो चाहे वो कुछ भी हो। साहित्य के क्षेत्र में आप किससे प्रभावित रहे? सर साहित्य के क्षेत्र में अगर मैं सबसे पहले कहूँ तो मतलब सबसे पहला नाम ईमानदारी से प्रेमचंद का ही आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी युवा हैं, जो अभी के भी जो युवा हैं, वो प्रेमचंद से ही जुड़ाव महसूस करते हैं कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, मैंने भी उनकी, यहाँ तक कि मैंने तो बहुत पढ़ा है, बहुत कम उम्र में ही मैंने बहुत सारे उनके उपन्यास पढ़ लिए थे। उसके अलावा सर एक और हैं जो राइटर हैं, मैं वो व्यंग ज़्यादा लिखते हैं, उन्होंने दूरदर्शन में भी काफ़ी काम किया है, उनका नाम है मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी और राही मासूम रजा जी, मेरे लिए ये दोनों बहुत, मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, यह मेरे शिक्षक रहे। इनके साहित्य, प्रेमचंद को पढ़ के मैंने पहली कहानी लिखी थी आग, वो आकाशवाणी में प्रकाशित हुई थी, मतलब उसका प्रसारण हुआ था। तो एक जौनपुर की एक पत्रिका चलती है, उनकी जो संपादिका है, उन्होंने वो कहानी मुझसे मांगी तो मैंने दी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो प्रेमचंद की कोई कहानी है। तो मैंने कहा मैम ये प्रेमचंद की कहानी तो नहीं है। तो उन्होंने बहुत ढूंढा खोजा तो प्रेमचंद का वो कहानी उनको नहीं मिली। उन्होंने बाद में ये बताया कि कहीं ना कहीं आपका प्रेमचंद की कहानियों से जुड़ाव रहा। तो मेरी कहानियों में कहीं ना कहीं प्रेमचंद थे और मैं उसको तोड़ना चाहता था कि मैं चाहता था कि मेरे कहानियों में रेफरेंसेस, मेटाफर्स और जो एक आधुनिकरण है या जो एक नवाचार है, जैसे मैं एक नाम लूँगा गौरव सोलंकी, जिन्होंने आर्टिकल 15 फिल्म लिखी है और बहुत उनकी कहानी की किताब है, एक उनकी किताब है 11वीं ए के लड़के। मैंने वो जब पढ़ी तो मुझे ये लगा कि यार इस तरह भी कहानी का लेखन हो सकता है। बड़ा ही अब्सर्ड तरीके से, बड़ा ही गड्ढमड्ढ तरीके से वो लेखन था, लेकिन वो इतना बढ़िया और इतना नया था कि मैं प्रभावित हुआ उससे। तो जयशंकर प्रसाद के लेखन से भी मैं काफ़ी प्रभावित रहा। तो मनोहर श्याम जोशी की जब मैंने कुरकुरु स्वाहा पढ़ी, कसब पढ़ी, तो मुझे बड़ा सीखने को मिला। और राही मासूम रजा की मैंने आधा गांव जब पढ़ी, चूँकि मेरे घर में एक मिनी लाइब्रेरी जिसमें लगभग 100 से 150 किताबें हैं, तो ऐसे तो नाम तो बहुत है। दोस्तोवस्की को मैंने जब पढ़ा, गोरकी को जब मैंने पढ़ा, टॉल्स्टॉय को जब मैंने पढ़ा, और आज के ज़माने में भी कई सारे हैं, पॉल कोएल्हो की बात करूँगा, तो उनको जब मैंने उनकी द प्रॉफिट पढ़ी और
जब मैंने अल्केमिस्ट पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सीखने को भी मिला सर। और मैं चाहूँगा कि जितने भी युवा अगर ये देख रहे हों या जितने भी साहित्यकार हैं, आप पाश्चात्य साहित्य को भी उतना ही तरजीह दीजिए। और साथ में जिनका मैंने नाम लिया, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बड़ा सीखने को मिलेगा। साहित्यकार जो होता है वो बड़ा भावुक होता है, जी जी जी, बड़ा संवेदनाओं से जुड़ा होता है। जी सर, जी सर। और तो बतौर साहित्यकार आपको कभी किसी से प्रेम हुआ क्या? सर ये जो आपने सवाल पूछा है बड़ा ही रोचक और बड़ा ही मतलब अच्छा सवाल है जी। भावुकता अगर नहीं होगी तो आप लिख कैसे पाएंगे जी। आप भावुक जब नहीं होंगे, जब आप, मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो जीवन है जी। वह जीवन जो पूंजीवाद की जो एक संरचना में लिप्त होता जा रहा है जी। उससे वह बेहद रिजिड हो चुका है, बिल्कुल कठोर हो चुका है। जी। हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमारे अंदर का जो हृदय है वो धीरे धीरे पत्थर का होता जा रहा है। जी। जब वह पत्थर होता जा रहा है और अगर आपके अंदर वह मोम, आपका हृदय मोम नहीं है, अगर आप भावुक नहीं हैं, आप सेंसिटिव नहीं हैं, आप महसूस नहीं करते, आप अगर चौराहे में खड़े हैं तो कुछ हो रहा है तो आप उसको देख के किनारे होके चले जाते हैं। आपके यहाँ सड़क बन गई, सड़क में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, ऑटो फंस रही है, आप उसको इग्नोर करते हैं तो फिर आप नहीं लिख सकते, आप महसूस नहीं कर सकते। जब तो महसूस करना बेहद आवश्यक है। और मैं यह भी कहूँगा कि मेरी उन साहित्यकारों से भी यह मतलब मेरा वो रहा है कि अगर आपके घर के बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है और आप घर में बैठ के उसके बारे में साहित्य लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, तो आप किसी काम के व्यक्ति नहीं। जी। सबसे पहले आप व्यक्ति तो बनिए। जी। यदि आप व्यक्ति ही नहीं हैं, अगर आप इंसान ही नहीं हैं तो मतलब नहीं है, कोई ही मतलब नहीं है। आप साहित्य लिखना फिर ये धतूरा करना कि ये ढोंग जो है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। आपको उतरना होगा। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकार रहे हैं हमारे देश में, जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी। जी। वो चाहते तो वो भी अपने दफ्तर में बैठ के लिख देते कि यहाँ दंगा हुआ और ऐसा ऐसा हुआ। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, आप उनसे सीखिए। तो महापुरुषों के अलावा जो पाश्चात्य में, वेस्टर्न में या यूरोप में जितने भी ऐसे साहित्यकार रहे हैं, चाहे अब या चित्रकार रहे हैं, पेंटिंग्स के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। चित्रकारों के बारे में जानना बेहद, चित्रों के बारे में उनकी जो कृतियां हैं बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप उससे आपका जो हृदय पसीजेगा, आप भावुक होंगे। और भावुकता अगर आपके अंदर नहीं होगी, आप महसूस नहीं कर सकते, तो आप लिखेंगे क्या? यह मेरा आपकी बातचीत से ऐसा लगा कि आपने अपनी बातचीत के दौरान आपने सबसे पहला जो प्रेम प्रदर्शित किया वो अपनी दादी के लिए किया। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं और आपकी ज़िंदगी में प्रेम का अपना बड़ा महत्व है। ये एक तो सर मैंने ये देखा है कि जो आधुनिक रचनाकार हैं या जो मेरे और भी जिनको मैं जानता हूँ, तो साहित्य उनके जीवन में किसी लड़की के प्रेम के बाद जो वो हार गए या मतलब वो प्रेम में असफल हो गए, टूटा हुआ दिल, तो उन्होंने जॉन एलिया की यूट्यूब पे कोई शायरी देख ली या कोई गज़ल देख ली, नज़म देख ली या किसी की भी देख ली, और उसके बाद या आपके जो मतलब बहुत सारे ऐसे गज़लकार रहे हैं देखी, तो फिर उनको लगा कि यार मतलब मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ तो बड़ा गेम हो गया जो हम भाषा में कहें। तो वो पोपट जो उनका हो जाता है उसके बाद वो प्रवेश करते हैं। मेरे जीवन में यह नहीं रहा। मैं ईमानदारी पूर्वक कहूँगा कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं हुआ मतलब आप इंसान ही नहीं। बिल्कुल सही। तो प्रेम तो हुआ जी, और अच्छा प्रेम हुआ और बड़ा ही सफल रहा वो, और अभी भी है। लेकिन प्रेम के अलावा जो मेरा साहित्य में प्रवेश हुआ, जो मेरा कला में प्रवेश हुआ, यह मेरे अंतर्मन का भाव था, यह पुकार थी कि मैं चाहता था कि मैं इस पे जाऊं। ये एक नाव है जिस पे मुझे सवार होना ही होना है। अगर मैं ये नाव छोड़ दूंगा, मैं इस जहाज पे सवार नहीं होऊंगा, तो शायद मैं जी नहीं सकता, या मेरे जीवन में मैं बहुत ही बोझिल सा हो जाऊंगा, बड़ा थका हारा जीवन जीऊंगा। तो कला, मेरे दादी का जो मेरे संस्कार या उनकी जो कहानियाँ थी, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे लेखक बना दिया, वो एक प्रेरणा थी। मेरे पिताजी, मेरे बाबा बहुत अच्छे, उनकी लाइब्रेरी थी, और मेरे जो बाबा थे स्वर्गीय श्री ऋषिकेश अग्निहोत्री, मेरी दादी श्रीमती फूलमती अग्निहोत्री, तो इनका जो प्रभाव रहा, ये भी अच्छा लिखते पढ़ते थे और पढ़ने में काफ़ी रुचि। मेरे पापा को मैंने कभी देखा नहीं लेकिन सुना है, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि जेनेटिक प्रभाव है। लेकिन नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर
आपको फल अच्छे चाहिए जी सर। तो आपको जड़ों में काम करना होगा। तो जो प्रारंभिक जड़ में दादी ने आपके काम किया या पिताजी ने काम किया, तो मैं ये मानता हूँ कि वो उसी का प्रभाव है। वो ठीक है कि आज उसका वो परिष्कृत होकर के वो कितना विशाल और बड़ा हो जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन बीज तो एक ही है। जो बीज तो सर एक ही है। तो जो दादी ने बीजारोपण किया आपके मस्तिष्क में, दिल दिमाग में, वो आज उसका जो प्रस्फुटित होकर के जो लोगों के सामने आ रहा है, तो वो निश्चित तौर पे एक बड़ा आयाम है। और लोगों को जितनी चर्चा हुई आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को सतना का नाम सुनने को मिलेगा आपके माध्यम से। और आपसे बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। धन्यवाद।